तो गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हैशटैग निशु और ज्ञान की दुनिया में एक बार आपका फिर स्वागत है। जैसे कि हमारे पहले वाले वीडियो में हमने खिलजी वंश की बात की थी और खिलजी वंश में हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इसके आगे की कहानी एक और नई कहानी के साथ, जो कि एक नया राजा है, उसमें हम उपस्थित हो चुके हैं और इस कहानी में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि कल हमने जलालुद्दीन की बात कर ली थी, जलालुद्दीन के बाद क्या आता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो चूँकि सबको पता है कि अलाउद्दीन कौन था और कल जलालुद्दीन की भी हमने बात कर ली थी कि जलालुद्दीन कौन था। तो अगर आपको बेसिकली अलाउद्दीन को पढ़ना है तो पहले जलालुद्दीन को पढ़ लीजिए, और जलालुद्दीन को पढ़ना है तो उसके पहले बलबन को पढ़ लीजिए। बलबन को पढ़ना है तो उसके पहले इल्तुतमिश को पढ़ लीजिए, रजिया को पढ़ लीजिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक दूसरे से लिंक है और इतिहास जो है वो एक दूसरे से लिंक है। और बिना ऐसे लिंक के और बिना ऐसे कड़ी के हम इतिहास को समझ ही नहीं सकते। तो एक प्रकार से लिंक टू लिंक और लाइन टू लाइन चलना है और उसी में क्या है, सबका काम बनेगा। तो आज की एक नई कहानी प्रस्तुत है कौन, अलाउद्दीन। कौन है अलाउद्दीन, जो कि क्या है, दिल्ली का बहुत ही क्रूर और जिसको अनुशासन रहित और एक प्रकार से निर्दय शासन माना जाता है। चूंकि अलाउद्दीन था, यहाँ पर हम दो राजाओं की कंपैरिजन करें, एक अलाउद्दीन और इसके बाद वाला जो राजा आएगा, जैसे हम तुगलक वंश पढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगर कंपैरिजन करते हैं किसकी, दो राजाओं की, एक तो मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे बड़ा राजा कौन सा हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक समझदार व्यक्ति था, शासन चलाना ज़्यादा था। वहीं दूसरी ओर देखें, मोहम्मद बिन तुगलक एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, बट उसको राज्य का संचालन करना बिल्कुल नहीं आता था। तो ये कंपैरिजन था। लेकिन अब हम चलते हैं हमारी कहानी की ओर, किसके, अलाउद्दीन की ओर। तो सबसे पहले क्या है, इतिहास में हम चर्चा करते हैं कि जो इतिहास है उसको जानने के कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं। तो उसी स्रोत में आगे बढ़ते हुए हम जो प्राचीन स्रोत हैं जो अलाउद्दीन के विषय में जानकारी देते हैं हम, तो दो पुस्तक हैं इस बार। पिछली बार मैंने एक पुस्तक बताई थी और इस बार एक और बढ़ा ली है, तो जो कि वर्नी द्वारा लिखी गई है। पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि वर्नी द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। तो जो कि वर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तारीफ फिरोजशाही में क्या है, ये फारसी भाषा में लिखी थी। और किस भाषा में लिखी थी, फारसी भाषा में लिखी थी। इसमें गयासुद्दीन तुगलक से लेकर गयासुद्दीन बलबन से लेके क्या है, तुगलक वंश के शासनकाल तक की जानकारी इसमें दी है। और तारीख फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारियों का भी विस्तार किया गया है। मतलब उनकी जो अलाउद्दीन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उनकी शासनकाल की जितनी भी मतलब जानकारी है, वो तारीख फिरोजशाही में बराबर से दी गई है। ये तो हुई कौन सी पुस्तक, तारीख फिरोजशाही, जो कि वर्नी ने लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है, फारसी भाषा में। ठीक है, ये मैंने बता दिया है कि गयासुद्दीन बलबन से लेकर आपको तुगलक वंश तक की संपूर्ण जानकारी इस पुस्तक में मिल जाएगी। दूसरी कौन सी पुस्तक है, खजाइनुल फुतुह में क्या है, ये किसने लिखी है, ये लिखी है अमीर खुसरो ने लिखी है। किसने लिखी है, अमीर खुसरो ने लिखी है। तो इसमें अलाउद्दीन के बारे में क्या दिया है, इसमें अलाउद्दीन के आक्रमणों एवं दक्षिण अभियान के बारे में बताया गया है। तो इसमें अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों, उसके आक्रमणों और इसके बारे में बताया गया है। और जो इस पुस्तक है खजाइनुल फुतुह, इसके अनुसार जो शतरंज है उसका जो आविष्कार है वो भारत में ही हुआ था। उसका आविष्कार कहाँ हुआ था, भारत में ही हुआ था। और जो खजाइनुल फुतुह है उसको क्या है, तारीख अलाई के नाम से भी जाना जाता है। किसको, दूसरी किस नाम से जाना जाता है, तारीख अलाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या है, अलाउद्दीन के इतिहास के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अलाउद्दीन का इतिहास किस प्रकार रहा। तो अलाउद्दीन के जो बचपन का नाम था क्या था,
उर्फ क्या था, अलाउद्दीन उर्फ अली गुरशब। तो इसका क्या नाम था, ये बचपन का नाम था। 1266 से लेके 66 में ईस्वी में क्या है, अफगानिस्तान के क्या है, देखो इसका जन्म 1266 या 67 दोनों के मध्य में हुआ था। तारीख में डिबेट नहीं करना है क्योंकि फैक्टेबल तारीख किसी को पता नहीं है। तो 1266 या 67 में इसका जन्म कहाँ हुआ था, अफगानिस्तान के कला शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अफगानिस्तान के कला शहर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, बचपन में ही क्या है, माता पिता के गुजर जाने के बाद, क्योंकि क्या है अलाउद्दीन के जो माता पिता है वो बचपन में ही गुजर गए थे, और उसका जो लालन पालन है, जो पोषण है, क्या है, उसके चाचा ने किया था। उसके चाचा ने किया था। चाचा का नाम सबको पता ही है, जलालुद्दीन खिलजी। इसी ने उसका है उसको अपने माँ बाप का प्यार दिया था। किसने, अलाउद्दीन के चाचा ने। किसको, अलाउद्दीन को। तो इस प्रकार से इतिहास, इस प्रकार से जन्म आपको पता चल गया कि अलाउद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, 1266 कहाँ हुआ था, अफगानिस्तान के कलाते में हुआ था। क्योंकि बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, तो इसका जो पालन पोषण है वो उसके चाचा जलालुद्दीन ने किया था। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो रही है। आगे की चर्चा करते हैं। 1290 में क्या होता है कि अलाउद्दीन क्या है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। और सुल्तान बनने के बाद क्या है, 1290 में इसका चाचा, 1290 में चाचा इसका बनता है। चाचा क्या नाम है, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन का चाचा जलालुद्दीन 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है। और जब वो सुल्तान बनता है तो अलाउद्दीन को क्या है, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना देता है। ठीक है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी या पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था मैंने कि जब 1290 में जलालुद्दीन खिलजी शासन किया था दिल्ली पे, तो उसने अपने जो भतीजा है उसको कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। अब बात करते हैं 1296 में। तो 1296 में क्या है, 1296 में क्या होता है कि जो अलाउद्दीन होता है वो अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके खुद को सुल्तान घोषित कर देता है। तो अलाउद्दीन ने 20 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन फिरोज शाह की हत्या की। कहाँ पर, कड़ा मानिकपुर में। और स्वयं को क्या है, सुल्तान घोषित कर दिया। और कहाँ पर अपना अभिषेक करवाया, तो क्या है 22 अक्टूबर 1296 को, 22 अक्टूबर 1296 में क्या हुआ, दिल्ली में क्या है बलबन के द्वारा बनाया गया लाल महल, उसमें क्या है अपना राज्याभिषेक करवाया था। किसने, अलाउद्दीन ने। ठीक, और राज्याभिषेक के बाद अलाउद्दीन ने क्या है बहुत सारी उपाधियां प्राप्त की, जैसे कि सिकंदर सानी उसको यूं इसलिए कहा जाता क्योंकि उसका सपना था कि वो विश्व को जीत ले। उसका ये सपना था कि वो सारे विश्व को जीत ले, तो सिकंदर सानी कहा जाता था। ठीक है, यामन उल खिलाफत भी कहा जाता था, विश्व का सुल्तान भी कहा जाता था, युग का विजेता भी कहा जाता था, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा जाता था, जनता का चरवाहा, और सिकंदर द्वितीय भी उसको कहा जाता था। ये सब उसकी उपाधियां थी। किसकी उपाधियां थी ये सब, ये सब सारी किसकी उपाधियां थी, अलाउद्दीन खिलजी की। तो थोड़ा सा प्रशासनिक कार्य देख लें, इसने कौन कौन से प्रशासनिक कार्य किए थे। तो प्रशासनिक कार्य की अगर हम बात करें कि जब अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पे बैठा तो उसने क्या है विभिन्न पदों पर अपने एक तो क्या है विभिन्न पद बनाए, और विभिन्न पदों पर बनाने के बाद उनमें क्या है नियुक्तियां करी। तो सबसे पहले क्या है, ख्वाजा खतिर को वजीर और सलाउद्दीन आरिफ को मुख्य काजी, और अपने परम मित्र क्या है अलाउ मुल्क को प्रमुख सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। ठीक, उसके बाद क्या है अलाउद्दीन खिलजी पूर्णतः निरंकुशता में विश्वास करता था। निरंकुशता मतलब कि भैया कोई निरंकुश मतलब कि बिना रोके,
तो निरंकुश पर वह विश्वास करता था। उसका राजस्व सिद्धांत प्रमुख रूप से 3 बातों पर आधारित था। शासक की निरंकुशता और धर्म और राजनीति का प्रतिकरण। क्या कि भैया ये तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कौन सा? एक तो निरंकुश शासन कि भैया कोई मतलब हम जो हमें करना हम करेंगे, और दूसरा धर्म और राजनीति। इन तीनों चीजों पर क्या है, बराबर से अलग अलग उसका पृथक्करण था कि भाई धर्म और राजनीति एक तरफा से नहीं हो सकते, ये उसका मानना था। अब उसके प्रमुख सैन्य अभियान की बात करते हैं। उसके प्रमुख सैन्य अभियान की बात करते हैं कि उसके द्वारा कौन कौन से सैन्य अभियान चलाए गए। तो अगर बात करूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, सबको पता है क्योंकि वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था, इसलिए उसको सिकंदर सानी, सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता था, है ना। और इसी मकसद से क्या है, उसने लगभग क्या है हिंदुस्तान के हिस्सों पर आक्रमण करना किया और विभिन्न आक्रमण भी किए। तो उसी में ये सैन्य अभियान शामिल है। तो आगे बढ़ते हैं। सैन्य अभियानों में प्रमुख भूमिका क्या है, उल्लुग खां, नुसरत खां, अल्प खां और जफर खान और मलिक काफूर की मानी जाती है। तो अलाउद्दीन के जितने भी अभियान थे उसमें क्या है, उल्लुग खां, नुसरत खां, अल्प खां, जफर खान और मलिक काफूर की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। आगे, विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता अलाउद्दीन खिलजी को ही माना जाता है। जो प्रथम तुर्क विजेता था जिसने क्या है विंध्याचल पर्वत को पार किया, वो एकमात्र अलाउद्दीन था। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम गुजरात अभियान की बात करते हैं। गुजरात अभियान तो 1297-98 में, देखो डेट एक साल ऊंचे एक साल नीचे चल जाती है क्योंकि उस समय हिस्ट्री का किसी को फैक्ट नहीं था। तो 97-98 1297-98 में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व वाली सेना को कहां, गुजरात विजय के लिए भेजा। गुजरात में अलाउद्दीन ने नुसरत खां और उल्लुग खां दोनों को भेजा, मतलब नेतृत्व बनाकर एक टीम को भेजा, एक सेना को भेजा गुजरात को विजय करने के लिए। उस समय गुजरात के शासक कौन थे? बघेला राजपूत राजकर्ण द्वितीय थे। बघेला शासक राजकर्ण द्वितीय थे उस समय गुजरात के शासक। अहमदाबाद के निकट दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, परंतु राजकर्ण द्वितीय की सेना पराजित हो गई। ठीक है, अब पराजित हुए कौन? रायकर्ण। तो रायकर्ण द्वितीय ने कहा अपनी पुत्री देवल देवी के साथ क्या है अब देखो राज जो रायकर्ण है हार गया। अब क्या है अब हारने के बाद क्या है, अपनी जो पुत्री है देवल देवी के साथ क्या है वहां से भागकर देवगिरी में शासक रामचंद्र के साथ यहाँ शरण प्राप्त कर ली। युद्ध में हारा कौन? रायकर्ण। तो अपनी पुत्री को लेकर वो देवगिरी में भाग गया और राजा रामचंद्र के यहाँ पर वो शरण प्राप्त कर ली उसने। लेकिन युद्ध में रायकर्ण की पत्नी कमला देवी, पुत्री को तो बचा के ले गया, पुत्री को तो साथ में भगा के ले गया, लेकिन पत्नी बच रही। पत्नी कौन थी? कमला देवी। तो कमला देवी को क्या है अलाउद्दीन की सेना ने बंदी बना कर लिया और दिल्ली ले आए। तो यहाँ पर क्या है अलाउद्दीन ने उसके साथ निकाह कर लिया और उसे क्या है सबसे प्रिय रानी बना लिया। एक तरफ राजा रायकर्ण अपनी पुत्री को लेकर देवगिरी भाग गए, अपनी पत्नी को छोड़ गए, और वहीं दूसरा राजा क्या है उसकी पत्नी को लेकर निकाह कर लेता है, उसे सबसे प्रिय रानी बना लेता है। इतिहास। तो आगे क्या है, आगे अब क्या है चित्तौड़ अभियान देख लेते हैं। चित्तौड़ अभियान सभी ने सुना होगा चित्तौड़ अभियान के बारे में। तो चित्तौड़ अभियान क्या था? 1302 और 3। 1302 और 3 में क्या होता कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ राजधानी मेवाड़ पर आक्रमण किया। और उस समय चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह थे। सबको पता है, मूवी भी देखी होगी अलाउद्दीन, तो ये तो कोई नई जानने वाली बात नहीं है। राणा रतन सिंह थे। अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ थे।
अमीर खुसरो को सब जानते हैं, दरबारी कवि को कहते थे, और जो निजामुद्दीन औलिया है उनके बड़े करीबी हुआ करते थे, उनके दोस्त थे वो। निजामुद्दीन औलिया एक संत है जिनका दिल्ली में क्या है उनकी मज़ार है, तो वहाँ उनके साथ हुआ क्या है उस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ थे। कौन से अभियान में? चित्तौड़ अभियान में। तो चित्तौड़ के वैभव को देखकर अमीर खुसरो को कहा, चित्तौड़ के वैभव को देखकर अमीर खुसरो ने क्या कहा? हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। क्या कहा? हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सेन के बीच हुए युद्ध में रतन सेन की पराजित हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। ये आपको सबको पता है। राजमहल की सभी महिलाओं ने रानी संग जौहर कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद वहां का जो शासनकाल है अपने पुत्र खिरज खां को दिया, और लेकिन चित्तौड़ की जनता ने उसे अपना शासक स्वीकार नहीं किया और 1321 में चित्तौड़ पर क्या है फिर से एक प्रकार से राजपूतों ने शासन अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अब क्या है देवगिरी का अभियान देख लेते हैं। थोड़ा सा देवगिरी का अभियान देख लेते हैं। देवगिरी अभियान में क्या हुआ कि 1307 और 8 ये अभियान कब हुआ? 1307 और 8 में ये अभियान हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजा। तो उसने जितने भी आक्रमण हैं मैंने आपको बता दिया कि इसके पहले जितने भी मतलब उसके प्रमुख अभियान में जिसने साथ दिया था वो ही लीड करते थे, जैसे कि उल्लुग खां हो गया, नुसरत खां हो गया, मलिक काफूर हो गया, ये सब उसके नेतृत्व करते थे। तो देवगिरी में किसको भेजा? देवगिरी में किसको भेजा था? देवगिरी में किसको भेजा? मलिक काफूर को भेजा। तो मलिक काफूर की कहानी अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि मलिक काफूर कौन था और कहां से अलाउद्दीन के पास आया था। मलिक काफूर ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया और बंदी बनाकर दिल्ली ले गए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया एवं रायण की उपाधि स्वर्ण छत्र, लाल स्वर्ण टका और नवसरा की जागीर प्रदान की। इसमें ही निहत ही कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा तभी इसको ये सब दिया होगा। ठीक है, उसके बाद वरंगल अभियान देखें तो 1309-1310 अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को तेलंगाना जिसकी राजधानी वरंगल है और आक्रमण के लिए भेजा, और उस समय वरंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव थे। उस समय बंगाल के राजा कौन थे? राजा प्रताप रुद्रदेव थे। प्रताप रुद्र ज्यादा दिनों तक क्या है किलों की रक्षा नहीं कर पाए और अंततः क्या है मलिक काफूर के साथ संधि करनी पड़ी और संधि में अपार धन और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दे दिया। तो कोहिनूर हीरा की कहानी आप लोग सभी जानते हैं, जो कि अब आजकल क्या है रानी विक्टोरिया ब्रिटिश में है, क्योंकि यहाँ अंग्रेज ले गए थे, तो ये कोहिनूर हीरा बड़ा प्रसिद्ध है। तो वरंगल अभियान हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या अलाउद्दीन के स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन, जो कि हर एक राजा के जब वो राजा बनता है तो उसके स्थानीय और प्रशासनिक शासन होते हैं, उसकी किस प्रकार से व्यवस्था होती है, तो ये सभी राजाओं के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले क्या है जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार पुस्तक के दो लेखक उसके समय थे, एक बर्नी और एक अमीर खुसरो। तो उनके जो उन्होंने देखा उसके शासनकाल में वही ना बयान करेंगे। तो बर्नी के अनुसार क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के समय 11 प्रांत थे। गुजरात, मुल्तान, लाहौर, बदायूं, समाना, धार एवं उज्जैन, मेरठ, चित्तौड़, अवध, चंदेरी और कड़ा मानिकपुर। तो ये 11 प्रांत थे किसके अनुसार? बर्नी के अनुसार। किसके अलाउद्दीन के समय 11 प्रांत थे। प्रांतों के सर्वोच्च अधिकारी को बली मुक्ता प्रांतपति कहा जाता था। तो जो प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी होते थे उनको क्या है बली मुक्ता प्रांतपति भी कहा जाता था। ठीक है, जिले का प्रधान अमीर या सहना होता था। अमीर या
सहना होता था। ठीक है, उसके बाद जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव की थी, जिसका प्रधान मुखिया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? गांव थी, और जिसका प्रधान मुखिया हुआ करता था। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रशासनिक सुधार के बारे में बात करते हैं। प्रशासनिक सुधार के बारे में क्या है? दीवाने 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 बिजारत नाम से क्या है, एक क्या है विभाग खोला। इस विभाग में क्या होता था? इस विभाग में यह एक वित्त विभाग होता था। यह एक वित्त विभाग होता था, और वजीर इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था। वजीर इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस विभाग के प्रमुख कार्य मंत्री तथा सभी विभागों की देखभाल करना एवं शाही सेना का नेतृत्व करना होता था। अलाउद्दीन के शासनकाल में वजीर का पद ख्वाजा खतर और नुसरत खान और अंत में मलिक काफूर को दिया गया। तो वजीर जो शासनकाल में है, अलाउद्दीन के शासनकाल में वजीर का पद ख्वाजा खतर, नुसरत खान और अंत में मलिक काफूर को पहुंच गया। तो दीवाने बिजारत नाम का एक जो विभाग था, उसमें एक प्रकार से वित्त विभाग था, जो कि क्या है, मंत्रियों तथा सभी विभागों की देखभाल करता था। और जितने भी नेतृत्व थे, मैंने बताया था कि उसकी जो प्रमुख नेतृत्व सेना की लड़ाई की, उसमें हमारे ख्वाजा खतर था और नुसरत खान था और मलिक काफूर था। आगे बात करते हैं दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज यह सैन्य विभाग था, और इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आरजे मुमामलिक होता था। और इस विभाग का मुख्य कार्य सेना की भर्ती करना, वेतन बांटना, सेना का निरीक्षण करना तथा सेना संबंधी संपूर्ण कार्य इसी विभाग के अंतर्गत आते थे। कौन सा था? दीवाने आरिज। उसके बाद दीवाने रसालत। यह विदेश विभाग होता था। और इस विभाग का प्रमुख कार्य पड़ोसी दरबारों को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना, विदेश जाने वाले तथा विदेश से आने वाले राजदूतों के साथ संपर्क स्थापित करना, तथा यह विभाग स्वयं अलाउद्दीन के पास था। दीवाने रसालत। तो जितने भी मतलब वित्त विभाग, जिस वित्त विभाग के बाद हमने आगे देखा ये वाला कौन सा, कि जितने भी मतलब क्या है, विदेश का फॉरेन नेशन, जिसको हम कहते हैं विदेश संबंध, तो ये इसका जो प्रमुख था, वो इस डिपार्टमेंट को अलाउद्दीन खिलजी ही संभालता था। आगे देखते हैं, अब न्याय व्यवस्था की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। न्याय व्यवस्था, तो राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति सुल्तान के पास होती थी, और इसके बाद काजी उल कुजात होता था। प्रांत में प्रांतपति, काजी और गांव में पंचायत एवं मुखिया न्याय करते थे। तो इस प्रकार से न्याय व्यवस्था थी, जो अक्सर हिंदू हुआ करते थे। किसके? मुखिया, गांव के पंचायतों की। क्या है, उस समय जो जनसंख्या थी, जो पॉपुलेशन रेशियो था, तो हिंदू ही था। तो गांव में जितने लोग रहते थे, तो उसका जो मुखिया है, मुख्यतः हिंदू हुआ करता था, क्योंकि क्या जनसंख्या, पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी थी, वो क्या है, हिंदुओं की हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुरान एवं कयास के आधार पर न्याय की व्यवस्था की गई थी, लेकिन गांव में न्याय की व्यवस्था हिंदू ग्रंथों के आधार पर की जाती थी, क्योंकि गांव में रहने वाले जनसंख्या ज्यादातर हिंदू थी। तो भाई जिसको अगर न्याय चाहिए है, अगर हिंदू वाले इलाके में है, तो उसको उसके अनुसार, जो कि मतलब हिंदू ग्रंथों में है, और जो मुसलमान होते थे, तो उनको कुरान एवं कयास के अनुसार न्याय व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था उसके समय थी। ठीक है, उसके बाद गुप्तचर की व्यवस्था देखें। गुप्तचर की व्यवस्था क्या है? इस विभाग का प्रमुख बरीद मुमामलिक होता था, और इस विभाग का प्रमुख कार्य गुप्त सूचनाओं को सुल्तान तक पहुंचाना तथा राज्य के सभी विभागों पर कड़ी निगरानी रखना था। उसके बाद वरीद मुन्हियान या मुन्ही, जो बाजार की गुप्त सूचनाओं को सुल्तान तक पहुंचाते थे। तो ये था गुप्त विभाग। अब गुप्त विभाग के बाद क्या है? सैन्य सुधार।
सैन्य सुधार या सैनिक सुधार। तो इसमें क्या है, दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सेना की स्थापना की। तो केंद्रीय सेना की स्थापना तो भाई इसके पहले जो राजा थे वो भी कर चुके थे। केंद्रीय शासन, केंद्रीय सेना की स्थापना करना। अलाउद्दीन खिलजी, चूंकि क्या है, उसका सपना था कि भाई पूरा भारत जीतना, तो एक विशाल सेना की उसकी जरूरत पड़ेगी भाई पूरा भारत को जीतने के लिए, सिकंदर सानी बनने के लिए। तो उसकी जो एक केंद्रीय सेना की स्थापना की उसने, ठीक है। अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की और घोड़े को दागने की प्रथा भी चालू की। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा भी चालू की। और ऐसा सब क्यों, लिखना ही क्यों है, हुलिया ही क्यों लिखना है भाई, ताकि उनको पता चले कि उनका जो सैनिक है कौन सा सैनिक मारा गया है और कितना मतलब किसी को देना है। तो ये घोड़े दागने की परंपरा भी इसलिए थी क्योंकि क्या है, कई युद्ध में क्या है घोड़े मरते नहीं थे और उसको क्या है ऐसे हो जाते तो उसको बेच देता था, इसीलिए फिर नया घोड़ा सुल्तान से लेता था और वो जो पुराना घोड़ा होता था वो बाजार में बेच देता था। तो इस प्रकार से घोड़ों की कमी आती थी। इस प्रकार से सैनिकों का हुलिया भी लिखवाया गया, किसके पास कितने घोड़े हैं वो लिखवाया गया। तो इस प्रकार से एक प्रकार से सैनिक सुधार भी अलाउद्दीन के द्वारा किया गया। आगे, और ऐसा करने वाला ये प्रथम सुल्तान था। अब हम देखते हैं आर्थिक सुधार। तो आर्थिक सुधार में क्या है, अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार में दो प्रकार के सुधार आते हैं, एक तो बाजार व्यवस्था और दूसरा आता है भू राजस्व व्यवस्था। आर्थिक सुधार में कौन कौन से सुधार आते हैं, एक आता है बाजार व्यवस्था, दूसरा आता है भू राजस्व व्यवस्था। तो बाजार व्यवस्था अगर हम बात करें तो इसकी देखभाल क्या है, इसकी देखभाल का कार्य दीवाने रियासत को सौंपा गया था। बाजार की व्यवस्था के देखभाल का कार्य किसको सौंपा गया था, दीवाने रियासत को क्या है इसका कार्य सौंपा गया था। किसको, बाजार व्यवस्था का। इस विभाग की जिम्मेदारी याकूब के हाथों में भी थी। किसके हाथों में थी, इस विभाग की जिम्मेदारी याकूब के हाथों में थी और उसके अधीन शहानाए मंडी एवं मुनिहानी या मुनि होते थे। शहानाए ए मंडी का कार्य बाजार में वस्तुओं के मूल्य एवं माप तौल की जांच करना होता था। आगे बात करें, बाजार न्याय के लिए शराय अदल नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी तथा अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी जियाउद्दीन बर्नी के पुस्तक तारीख फिरोजशाही एवं अमीर खुसरो हैं उसके खजाइनुल फुतुह और इब्राहिम बतूता की पुस्तक रहला में मिलती है। तो बाजार व्यवस्था की जानकारी इन तीनों पुस्तक के माध्यम से आपको बराबर से और डिटेल में जानना है तो इस पुस्तक को पढ़ के आप और उसकी व्यवस्था को जान सकते हैं। उसके बाद भू राजस्व व्यवस्था की बात कर लेते हैं। बाजार व्यवस्था की तो बात कर ही ली है, अब भू राजस्व व्यवस्था की बात कर लेते हैं। अब तो दिल्ली के समय में क्या है, सभी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी को प्रथम सुल्तान माना जाता है जिसने वित्तीय और भू राजस्व सुधारों में विशेष रुचि ली। ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने क्या है वित्तीय एवं भूमि राजस्व सुधारों में विशेष रुचि ली तथा भूमि की पैमाइश अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम भूमि पर कर लगाया। समझ पा रहे हो। राजस्व कर प्रणाली को सुधारने के लिए दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की और इस विभाग का कार्य किसानों से भू राजस्व कर को इकट्ठा करना था। आगे हम बात करें कर कितने प्रकार के, तो सबसे पहले जजिया कर। तो यह कर क्या है, गैर मुसलमानों से लिया जाता था लेकिन ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त थे, ठीक। परंतु सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पे भी ये कर लगा दिया, जजिया कर। तो जजिया कर की बात करें, गैर मुसलमानों से लिया जाता था लेकिन ब्राह्मण, गैर मुसलमान से मतलब जो कि मुसलमान नहीं थे, बट ब्राह्मण से ये कर नहीं लिया जाता था। लेकिन तुगलक ने ब्राह्मण से भी इस कर को ले लिया, किसको, जजिया कर को। उसके बाद क्षत्रियों से 40%, वैश्यों से 20% और शूद्रों से 10% वर्ष का कर लिया जाता था। आगे बात करते हैं भूमि के प्रकार।
तो जो भूमि के प्रकार हैं, देखो उसके बाद क्या है, जकात कर के बारे में और पढ़ लेते हैं। यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जो धनी मुसलमानों से लिया जाता था। कितना लिया जाता था? 1/40 होता था जकात कर। आगे की बात करें हम, खराज, यह भूमि राजस्व कर था। इसकी मात्रा 50% तक होती थी, लेकिन कुछ अनाज राशन के रूप में वापस कर दिया जाता था और यह कर गैर मुस्लिमों पर लिया जाता था। ये तीसरा कर था। चौथा कर उर्स, यह मुस्लिम से लिया जाता था, यह मुसलमानों से लिया जाता था। कब? भू राजस्व कर था जिसकी मात्रा 10% थी। उसके बाद क्या है? खुसम, यह क्या है? यह कर लूट के धन पर विजय प्राप्त, यह जो व्यक्ति धन लूट कर लेकर आया था उसका 80% सुल्तान के पास रहता था और 20% क्या है वो स्वयं के पास रहता था। ठीक है। इसके बाद व्यापारिक कर की बात करते हैं। छठा कर ये था, तो यह मुसलमानों से 2.5% और गैर मुस्लिमों से क्या है 5% लिया जाता था। ठीक है भाई, जो मुस्लिम होते थे वो 2.5% देते थे और जो गैर मुस्लिम होते थे तो वो 5% व्यापारिक कर दिया करते थे। उसके बाद धरी और चरी, तो इन करों की शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन के द्वारा की गई थी। कौन से करते हैं? धरी और चरी। तो धरी बड़े घर वालों से लिया जाता था, चरी जो दुधारू पशु हैं उनसे लिया जाता था। साहित्य की बात कर लेते हैं, तो अलाउद्दीन के समय क्या है 46 साहित्यकारों को अपना आश्रय प्रदान किया था। अमीर हसन को भारत का सदी कहा जाता है। उसके बाद अमीर खुसरो दरबारी कवि के रूप में क्या है पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही नियुक्त हुए थे। स्थापत्य कला की बात करते हैं, तो स्थापत्य कला की बात करते हैं तो 1311 में क्या है कुतुब मीनार के पास 1311 में क्या है कुतुब मीनार के पास क्या है अलाई दुर्ग अथवा कुश्ते श्री का निर्माण भी करवाया था। अलाउद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में जमायत खाना मस्जिद का निर्माण भी करवाया। ठीक है, दिल्ली में है निजामुद्दीन औलिया दरगाह, उसमें क्या है जमायत खाना मस्जिद का निर्माण भी करवाया। 1303 में 1000 स्तंभ वाला 3 मंजिल राजभवन का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में क्या है हौजे खास या हौजे अलाई तालाब का भी निर्माण करवाया। शमसी तालाब के निर्माण में भी क्या है अलाउद्दीन का ही क्या है योगदान था। हालांकि इसकी जो स्थापना है या इसका निर्माण है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या है इसको अलाउद्दीन द्वारा भी क्या है बाद में इसका जो पुनर्निर्माण है वो भी इसका करा लिया गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने अलाउद्दीन का जो अंतिम समय था अलाउद्दीन का उसका जो अंतिम समय था एक गंभीर बीमारी से या गंभीर रोग से पीड़ित हो गया था और अंत में क्या है 3 या 4 जुलाई, तारीख निश्चित नहीं है, अगर आपको निश्चित पता है तो मेरे को बताना। 3 या 4 जनवरी को, जुलाई निकल गया, 3 या 4 जनवरी को 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी और उसे दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर दफनाया गया था। तो कैसे भाई उसकी मृत्यु के बारे में डिबेट है कि भाई मृत्यु किसने, उसके लंबे बीमारी से ग्रस्त चल रहा था और इस दर्द को वो असहनीय दर्द था और इस दर्द को वो सह नहीं पाया और मलिक काफूर को बोला कि मेरे को मार डालो, तो ऐसे उसकी हत्या हो गई थी। बाकी डिबेट है कि भाई मलिक काफूर ने उसको मार दिया था, बाकी ऐसा इतिहासकार अपने अपने अनुसार लिखते हैं। तो इस प्रकार से क्या है अलाउद्दीन की कहानी खत्म हो गई है और अलाउद्दीन के बाद क्या है छोटे छोटे और शासक हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अलाउद्दीन के बाद आता है सुबुद्दीन उमर और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नसरुद्दीन खुशबू। इसके बाद तुगलक वंश आता है, तो तुगलक वंश के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से क्या है हमने अलाउद्दीन के बारे में देख लिया है
और अलाउद्दीन के वही चैप्टर हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो मंगोल आक्रमण भी था, मंगोल आक्रमण भी क्या था, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण थे अलाउद्दीन के समय, क्या है सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण ही प्रसिद्ध थे। और जो उसका सेनापति जो जफर खां मुगल के आक्रमण का विरोध करते करते मारा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो इस प्रकार से क्या है सभी जानकारियां और जितने भी मतलब एक इम्पैक्ट थे वो सब हमने अलाउद्दीन के बारे में देख ली हैं, और ऐसा कोई बचा नहीं है जो कि हम क्या है इसके बारे में और पढ़ें। और बाकी आपको विस्तृत जानकारी चाहिए है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अलाउद्दीन खत्म होता है, अलाउद्दीन के बाद एक नया राजा, एक नया टॉपिक, नई कहानी के साथ फिर से होते हैं स्टार्टिंग। तो ये इस प्रकार के कार्य थे। और व्यक्तित्व कैसा था अलाउद्दीन का, तो थोड़ा सा व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर लेंगे। देखो, निरंकुश था, नया था, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, और इस तरह की तमन्ना में क्या है जो चीज़ को पसंद आ जाती थी उसको वो लेकर ही रहता था। तो ऐसा जिद्दी किस्म का राजा था, और उसने क्या है बहुत से अभियानों में जीत प्राप्त की। तो ये एक मतलब भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं था, निरंकुश शासन था, लेकिन मानना पड़ेगा कि उसने जीता। भाई राजा की नीतियों को क्रियान्वयन करना ही क्या होता है, एक राजा का होता है। बाकी जो नीति बनाता है वो ठीक है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंट करना ही राजा का सबसे बड़ा कार्य होता है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन एक सफल राजा हुआ माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। तब तक तो अब मैं बता लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए राजा के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टिल देन गुड नाइट, सब केयर एंड देखते रहिए स्टडी विद निशु।